हॉलैंड, इंडोनेशिया से उसके कच्चे माल की उगाही कर रहा है। वो मतलब इतना सस्ते दामों पर, जैसे आप यही समझिए कि इंडोनेशिया की सरकार ने वहाँ पर एक डच कल्चर सिस्टम स्थापित किया हुआ, जो आपको जानना है। वो डच कल्चर सिस्टम में क्या होता था, हॉलैंड की सरकार उसने किसानों पर यह बंदिश लगा रखी थी, इंडोनेशिया के किसानों पर, कि आप हमें भू राजस्व चीनी और कॉफी की खेती करो अपनी भूमि के एक पार्ट पर, जैसे भारत में 3 कटिया था मॉडर्न स्टेट, मैंने आपको बताया है। तो उनसे अपेक्षा की जाती थी इंडोनेशिया के किसानों से कि अपने खेत के एक भाग में वे आवश्यक रूप से गन्ने और कॉफी की खेती करें, और वह उत्पाद वह डच सरकार को, हॉलैंड की सरकार को डच सरकार बोलते हैं, डच सरकार को उनके राजस्व, भू राजस्व के रूप में, आप समझिए। इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीनी फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी, और किसानों से एक प्रकार का बेगार भी लेते, तो लादू पे लदवादे और लादने वाले भी साथ में थे। तो इस तरह से उनको वहाँ से सामग्री लेनी है, उचित मूल्य तो खैर इन उपनिवेशों को अपनी सामग्री का नहीं मिलता था, फिर भी जो मूल्य मिलता था उससे उनको परचेजिंग पावर आते थे, तो बदले में उनकी विनिमय वस्तुएं खरीदते, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की बदले में खरीदते। इस प्रकार से दोनों की विश्व अर्थव्यवस्था उसी समय चल रही थी। यह एक फैक्टर है इसमें। दूसरा फैक्टर है कि अब पूंजी का भी बड़ी मात्रा में उपनिवेशों में आगमन हो रहा है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्हें पूंजी का संचय हुआ। इधर उपनिवेशों में क्योंकि कच्चे माल का बड़े पैमाने पर निर्यात करवाने लगे, तो उपनिवेश में बहुत सारे क्षेत्र आबाद होने लगे, कृषि भूमि को आबाद होने लगे, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, एशिया में बहुत सारी कृषि भूमि आबाद हो रहे थे, तो नए मकान बन रहे थे। तो मकानों को बनाने के लिए उन्हें कुछ सामग्री चाहिए, तो यूरोपीय लोग वहाँ पर उस प्रकार के मकानों के निर्माण में, वस्तुओं के निर्माण में पूंजी लगाने लगे, और प्लस रेलवे का निर्माण करवाए ताकि हम अपनी वस्तुओं को, कच्चे माल को ला सकें और तैयार माल को इंटीरियर रीजन तक पहुंचा सकें। तो उसके लिए उन्हें वहाँ पर रेलवे निर्माण में जो पूंजी लगी वो यूरोपीय देश लगाते थे, और बदले में वहाँ से उसके बदले बहुत मोटी ब्याज की रकम समझते थे। तो एक तरह से इस प्रकार का जो पूंजी निवेश है उसका दोहरा फायदा, जैसे खनन क्षेत्र में लगाया तो खनिज पदार्थ भी पाया और अपनी पूंजी पर प्रॉफिट भी पाया। इस प्रकार से ये दोहरे लाभ की चीज थी, और दुनिया को इन्होंने खोला कच्चे माल, विनिर्मित वस्तुएं और पूंजी निवेश। तो ये था पहला उस तरह का भूमंडलीकरण। अब दूसरे भूमंडलीकरण आपके पाठ्यक्रम में तो नहीं है, लेकिन मैं दूसरे भूमंडलीकरण की चर्चा आपको समझाने मात्र के लिए करूँगा, ताकि आप दूसरे भूमंडलीकरण के भाव को भी समझ सकें। तो यहाँ पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कच्चे माल, ये तो पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा पॉइंट है, देखिए इस आज का भूमंडलीकरण में क्या, आज आप इंटरनेट देखते हो, सैटेलाइट टीवी, इंटरनेट, डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम था, पहले ट्रंक कॉल से आपको दूसरे कंट्री में फोन करना होता, तो पहले ट्रंक कॉल बुक करना होता था, फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते थे। अब डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम 88 से ये सब शुरू हो गया था, और और उधर इंटरनेट 91 में पहला ये हुआ, उसका फिर 95 से विंडो वगैरह का प्रयोग शुरू हो गया था। तो इन सब के कारण सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आप नहीं जाते। तो यातायात और संचार व्यवस्था का जो विकास होता है वो भूमंडलीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। उस समय भी आप देखेंगे परिवहन और संचार के नए साधन आए, रेलवे और वाष्प चालित इंजन आया, रेलवे का विकास हुआ, भाप चालित इंजन, वाष्प चालित इंजन। तो इसके परिणाम स्वरूप तुम देखोगे कि क्या हुआ, वाष्प चालित जहाज, उसको शिप कहते हैं, चालित जहाज। अब अरब सागर में, लाल सागर में, भूमध्य सागर सभी में अब इस तरह के वाष्प चालित जहाज चलने लगे, तो जहाज का आकार भी बड़ा हो गया और जहाज की तीव्रता भी हो गई, क्योंकि वाष्प चालित बहुत, पहले तो आप बोटिंग करते हो तो कितना बोटिंग करो, कितना भी आप उसमें तकनीकी लगाओ, लेकिन उसकी गति तो धीमी थी और उसकी गति तीव्र थी वाष्प चालित की। तो एक तरह से स्विफ्टनेस आ गया। और एक जो महत्वपूर्ण चीज है, स्वेज नहर। अब स्वेज नहर आप कल्पना कीजिए, वहां से आप आगे बढ़ते हो तो आप अटलांटिक महासागर से आप, या तो अटलांटिक महासागर से सीधा वो रूट, वो तो बहुत लंबा रूट है, अटलांटिक महासागर से सीधा समुद्री द्वार आप आ जाओगे, केप ऑफ गुड अफ्रीका के तटीय क्षेत्र पर आ जाओगे, फिर आप हिंद महासागर में, और हिंद महासागर से आप इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ जा सकते हो, इधर प्रशांत महासागर की तरफ भी जा सकते हो। उधर से रूट खुलता है, वो बहुत लंबा रूट पड़ता था। यूरोपीय देशों के लिए रूट ये नजदीक था कि वहां से भूमध्य सागर से लाल सागर में आते और लाल सागर से अरब सागर के थ्रू फिर भारत पहुंच सकते थे। तो उसमें एक समस्या थी इस रूट में, समस्या यह थी कि यह रूट में कुछ जगह आपको शिप को अनलोड करना होता, क्योंकि डायरेक्ट उस समय भूमध्य सागर लाल सागर से जुड़ा हुआ नहीं था। लाल सागर तो अरब सागर से जुड़ा हुआ था, लेकिन भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच भूमि मार्ग क्रॉस करना होता था। एक बार शिप को अनलोड करना पड़ता था, फिर दोबारा उसको भूमध्य सागर में लोड करना पड़ता था। तो उतनी ही दूर में उन्हें इतनी अधिक पैसे खर्च हो जाते थे कि वह रूट बहुत कॉस्टली जंग था। तो विशेषकर कच्चे माल, अनाज ये सब ले जाने में बड़ी दिक्कतें थी। तो अब क्या हुआ कि 1869 में स्वेज नहर खोल दिया, उसका निर्माण 1863 में शुरू हुआ, फ्रांसीसियों ने निर्माण आरंभ किया, ब्रिटिश उसमें कुछ पीछे रह गए। फ्रांसीसियों में उसमें एक फ्रांसीसी इंजीनियर था, फर्डिनेंड डी लेसेप्टे, उसने इस प्रकार के स्वेज नहर का निर्माण किया। अब 1869 में जब स्वेज नहर खुल गया, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट अब आप भूमध्य सागर से अरब सागर में आ सकते थे, भारत की तरफ पहुंच सकते थे। तो ये बहुत रूट शॉर्ट हो गया, चीप हो गया। इससे भी जुड़ाव था। फिर टेलीग्राफ लाइन का विकास हुआ, समुद्र पार अटलांटिक केबल का निर्माण हुआ, टेलीग्राफ का विकास हुआ, फिर टेलीफोन का, मतलब धीरे धीरे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। तो ये है आपको तकनीकी साधन, बिना तकनीकी साधन के उस समय का भूमंडलीकरण संभव नहीं था। अब देखिए एक बात है, आज अगर भूमंडलीकरण है तो आपको कुछ एक संस्था, विश्व व्यापार संगठन, वो रूल्स बनाते हैं और वर्ल्ड कंट्रीज को रूल्स फॉलो करवाते हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है। तो आपको उनके सहायता से आप भूमंडलीकरण का संचालन करते हैं, क्योंकि आज तथाकथित प्रजातंत्र का युग है। तथाकथित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रजातंत्र का नाटक तो अवश्य खेला जा रहा है, तो वहां तो आप इस बात की अवहेलना नहीं कर सकते। तो इसलिए जब ये
आज की इस युग में आप कम से कम एक अंदर से आप ऑटोक्रेटिक हो, लेकिन आप पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपको प्रजातंत्र का नाटक तो करना है। उस समय साम्राज्यवाद का युग था, तो जो काम अभी WTO कर रहा, जो IMF कर रहा, वर्ल्ड बैंक कर रहा था, वही काम उस समय कर रहे थे यूरोप की 5-6 पश्चिम की 5-6 बड़ी शक्तियाँ, संयुक्त अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, तो इस तरह की स्थिति थी, रूस, ये वो भूमिका निभाई। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का संचालन हुए। मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि अमेरिका तो फिर थोड़ा सा अलग था, ये 5-6 यूरोपीय शक्ति। अब जैसे जो भूमिका अभी WTO निभाता है, सॉरी वर्ल्ड बैंक निभाता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से लोन लेता है, और वह कंट्री, अब देखो, अब एक कंट्री दूसरे कंट्री को लोन देता है, उसमें डर बना होता है कि डिफॉल्ट नहीं कर गया, मतलब अगर वो लोन देने से मना कर दिया तो क्या होगा। इसलिए WTO एक गारंटर के रूप में काम करता है, विश्व बैंक एक गारंटर के रूप में काम करता है। तो वह गारंटर उसमें कौन बनता था? वह गारंटर बनते थे यूरोपीय शक्ति, पश्चिमी शक्ति। एक बार टर्की ने कुछ लोन लिया था, फॉरेन लोन, और देने से इनकार कर दिया था WTO ने, तो फिर 5-6 यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर दिवस किया था कि आप लोन की रकम को लगाओ। वहाँ पर क्या देख रहे हो कि 5-6 शक्तियाँ काम कर रही है, और फिर एक देश से दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या का हस्तांतरण। कैन यू बिलीव दैट कि 50 मिलियन यूरोपीय, 50 मिलियन यूरोपीय का मतलब हुआ 5 करोड़ यूरोपीय, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 मिलियन यूरोपियन, सॉरी अमेरिकी महाद्वीप में इनका माइग्रेशन हुआ, अमेरिकी महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, बाकी देशों में अफ्रीका, बाकी देशों में 50 मिलियन यूरोपीय में जनसंख्या प्रवाह हुआ माइग्रेशन में। दैट इज सच एन इम्पोर्टेंट। और ये तो हुआ यूरोप से अन्य महाद्वीपों में माइग्रेशन। दूसरी तरफ अन्य महाद्वीपों से ये बड़ी संख्या, जैसे देखो, जब वो आप देखो कि पहला काल था 18वीं सदी या 19वीं सदी के आरंभ में, 1833 तक इन्होंने दास व्यापार चलाया, ठीक है, और अफ्रीका में करीब 1 करोड़ 30 लाख लोगों को दास के रूप में देते थे। ये मतलब आप कह सकते हो कि यह वेस्टर्न सिविलाइजेशन का डिस्टॉर्शन, यह पश्चिमी सभ्यता पर एक काला धब्बा है जिसने दुनिया को सभ्य बनाने का दावा किया। लेकिन 1833 तक क्या हुआ कि धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी में आकर अब इनका दास व्यवस्था का संचालन मुश्किल हो गया, क्योंकि एक तरफ यूरोपीय प्रबोधन का विकास हो रहा था, तो डाइकोटोमी तो चल नहीं सकती थी। एक तरफ आप मानव अधिकार की बात कर रहे हो, पुरुष और नागरिक अधिकारों की घोषणा फ्रांस की क्रांति में की, 1830 की यूरोपीय क्रांति में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप पूरी दुनिया को बदलने की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप मानव को पशु की तरह बेच रहे हो, तो यह विरोधाभास तो अब चल नहीं सकता। तो कम से कम दास व्यवस्था तो खुले रूप में होता है। 1833 में उन्होंने दास व्यवस्था को बंद कर दिया, दास व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया। यूरोपीय मानववादी, मानवतावादी को संकट से उन्होंने क्रिटिसाइज किया, चर्च ने भी इसको क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे लिटरेचर भी इसको कहते हैं। अब बंद तो इन्होंने किया, लेकिन इनको तो अन्य महाद्वीपों में कहीं पर वो रेलवे का डेवलप कर रहे हैं, कहीं वो पोर्ट बना रहे, कहीं पर उन्होंने विशेषकर आप देखोगे तो अमेरिकी महाद्वीप में उन्होंने बागवानी फसलों की खेती शुरू की थी, उसमें गन्ने की खेती, उसको शुगर आइलैंड भी कहते थे। बहुत सारे ऐसे शुगर आइलैंड डेवलप किए गए थे, त्रिनिदाद में, मॉरिशस जो फ्रांस की कॉलोनी थी वहाँ पर है, त्रिनिदाद है, टोबैगो है, ये सब कंट्री में डेवलप करते साउथ करते चले गए थे, और उसको कहते हैं शुगर कॉलोनीज, मतलब चीनी से संबंधित जो देश इनके थे। तो वहाँ पर क्या, तो ऐसी कॉलोनीज में लेबर की, लेबर को नहीं बात नहीं कर सकते, एक लेबर फोर्स चाहिए, और दास व्यवस्था चलेगी नहीं। इन्हें एक नई पद्धति हासिल कर दी, और वह पद्धति से उसको कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड लेबर। और करीब यही समय है कि आपको इंडेंचर्ड लेबर के रूप में 150 मिलियन लोग पूरी दुनिया में इन्होंने एक से दूसरे को पास किया, और एक बड़ी जनसंख्या ये उपनिवेश से उठा कर ली गई। अब ये अनुबंधित श्रमिक था, दास की तरफ हटी हुई थी, जहाँ पर हमें कॉलोनी बनाई थी, वहाँ पर तो पहले कृषि का में व्यवसाय इन्होंने भूमि निजी स्वामित्व की अवधारणा रखी थी। दूसरी बात है पूरा स्पीकर बहुत बड़ी मात्रा में ले रहे थे। तीसरी बात है कि वहाँ के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया था, तो लोगों में बेरोजगारी हो गई थी, कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता अत्यधिक बढ़ गई थी, अकाल और भूखमरी रोज की घटनाएं हो गई थी, लोग बड़ी तादाद में मर रहे थे। तो अब वहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि आप इसका कैसे संचालन करोगे, मतलब ये तो लोग जिएंगे कैसे। तो ऐसे लोग वैसे भी रोटी के लिए मुहताज थे, तो ऐसे लोगों के साथ 5 वर्ष और 10 वर्ष का अनुबंधित श्रमिक के रूप में उनसे एक करार पत्र पर, अनुबंधित श्रमिक का मतलब है कि उनसे एक पेपर पर अंगूठा के अधिकतर निरक्षर होते थे, तो उनको अंगूठा की छाप ले ली जाती, 5 या 10 वर्ष के लिए उन्हें इंडेंचर्ड लेबर बनाकर कहीं अंदर देते थे। चाहे वो चाय कॉफी बागानों में जाते थे, शुगर आइलैंड में भेजे जाते थे, आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजे जाते थे। तो यहाँ इस तरह से, जैसे देखो बिहार से, मध्य प्रदेश से, विशेषकर तमिलनाडु, तमिलनाडु से आपको श्रीलंका में मिल गया है, साउथ ईस्ट एशिया में मिल गया है, और तमिलनाडु से आपको साउथ अफ्रीका में मिल गया है। इसी प्रकार से बिहार, यूपी, MP, ऐसे क्षेत्र से जो पिछड़े जो क्षेत्र, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भेजे। अब मैं आपको बताऊँ कि 2018 में आपसे इंडेंचर्ड लेबर पर एक क्वेश्चन पूछा, तो मुझे लग रहा था उस वर्ष में बहुत, एक तो आपका NCERT जो कक्षा 10 की NCERT बुक है, उसमें आप देखोगे तो आपको साम्राज्यवाद पर भी, उनकी बुक का भूमंडलीकरण है, 19वीं सदी के भूमंडलीकरण पर एक टॉपिक आपका दिया है। भूमंडलीकरण के टॉपिक क्या कर दिया गया है, पहले तो राष्ट्रवाद है पहला चैप्टर, उसके बाद आपको बहुत ही अल्टीमेट वाक्यांश है क्लास 10 की। अगर आपके पास वक्त है तो देख लो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं पड़ता। तो एक तो इंडेंचर्ड लेबर को, वो आपके भूमंडलीकरण वाले टॉपिक, 19वीं सेंचुरी के भूमंडलीकरण वाले टॉपिक में डील किया है। और दूसरा कि इस साल त्रिनाद में एक, आप समझ सकते हो कि एक इंडियन ऑरिजिन के थे, एक वीएस नैपॉल, जो वो इंडेंचर्ड लेबर उनके खानदान में थे, तो
नोबेल लॉरेट हो गए और उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित थे, क्योंकि सन 18 का डेथ हुआ। तो न्यूज़पेपर में अनवर्दी सभी पेज में बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे, तो फिर संभावना लग रही थी कि यह भी हमारा एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। और फिर इसके अलावा जो तीसरा वाला फैक्टर काम कर रहा था, वो तीसरा वाला फैक्टर था कि उस वर्ष एक और भी घटना हुई थी, और वह थी 2019 में 2018 में एक बुक छपी थी, वो चिन्मय टुंडे की बुक। इस साल भी मुझे एक बुक जिसका रेफरेंस मैं दूंगा, वो इस साल भी इस वर्ष भी छपा है, जिस पर तुमने वैश्विक महामारी पर एक बुक निकाली है गैप पर। तो उन्होंने एक 2018 में एक बुक निकाली थी, मूविंग इंडिया। उसमें उन्होंने माइग्रेशन पर बहुत लिखा था, और उसमें करीब 8-10 पेजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पेजेज हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ है उस पर इंडेंजर लेवल पे। तो लेकिन मुझे जीएस के बच्चों से पूछेंगे, ऑफर के बच्चों से पूछेंगे तो अनुमान था, लेकिन जीएस के बच्चे से पूछेंगे वो अनुमान नहीं था। चलिए मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा 2018 में, तो क्वेश्चन से मैं आपको परिचय कराता हूँ। क्वेश्चन आपका इंडेंजर लेबर पर है, और ये क्वेश्चन आपका है कि अंग्रेज किस कारण से करार बल श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए थे, क्या वे यहाँ पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित करने में सफल रहे? किस कारण से? किस कारण से करारबद्ध? करारबद्ध करारबद्ध श्रमिक अन्य ले गए थे। विदेशों में ले गए। क्या वे वहां पर अपनी सांस्कृतिक पहचान, क्या वे वहां पर अपनी सांस्कृतिक पहचान यदि आप वहां पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित रखने में सफल रहे, परिरक्षित रखने में सफल रहे, परिरक्षित रखने में सफल रहे। 250 का मतलब आपके दो पार्ट। दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पार्ट आप एनसीईआरटी में नहीं किया है। दूसरा पार्ट है वो आप जैसे न्यूज़ पेपर में कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछते हैं तो न्यूज़ पेपर में करंट का मसला, लेकिन वो उसको डाल देते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी। और वैसे चिन्मय टुंडे ने इसको डील किया हुआ है मूविंग एरिया। तो पहला पार्ट हमें किस कारण से कार श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए थे, इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको भाई मैंने अपनी अध्ययन सामग्री में दी हुई है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको कोई परेशानी होगी नहीं। और इसका जहाँ मॉडल आंसर आप पता करना, मॉडल आंसर जो मैंने दिया हुआ है वो इसमें इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करके समझ दिया। इसमें है कि अंग्रेज किस कारण से करार बल श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए थे। यहाँ पर आपको दिखाना है कि इससे पहले वो बड़ी संख्या में दासों को ले जाते थे, और दास व्यापार चलता रहा था, परंतु 1833 में मानवतावादी चिंतकों के दबाव में, चर्च के दबाव में बदलती परिस्थितियों में दास व्यवस्था का अंत करना था। तो उन्हें दास व्यवस्था की जगह एक नई पद्धति विकसित करनी जो दास व्यवस्था का परिमार्जित रूप, और वह था इंडेंचर ले या करार पर समिति। इसमें इस रस्म से 5 से 10 वर्षों के लिए एक पेपर पर हस्ताक्षर कर अंगूठा तय करके या उनके साथ एक पेपर पर करार करके उनके यहाँ से अन्यत्र भेज दिया जाता था। उन्हें आप जगह बताना, तिरुनाथ भेजा गया, वहाँ उनको और भी जो कई कॉलोनीज है जिसको सुगर आइलैंड कहते हैं, तो वो भेजा गया। मॉरिशस जो ब्रिटिश का है तो ब्रिटिश का मॉरिशस में फिर मॉरिशस अब छोड़ देना। आप बता देना कि लैटिन अमेरिकी देशों में भेजा गया इनको, यहाँ पर वो गन्ने की खेती में लगाया गया, टाइप पर भेजा गया, बिहार, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों से दिखा दीजिए। और फिर श्रीलंका भी भेजा गया, तो बड़ी संख्या में दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में भेजा। और जो निर्धन थे, बता दे रहा हूँ, निर्धन थे, वो भुखमरी और अकाल के शिकार थे, भारतीय हस्तक्षेपों का पतन हुआ था, कृषि की स्थिति को वैकल्पिक आय के लिए ले जाने के लिए। अब वहाँ पर क्या हुआ कि दिखा दोगे तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में है कि क्या वहाँ पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित करने में सफल रहे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जहाँ गए तो अपनी संस्कृति को लेकर गए, जैसे कुरान लेकर गए, गीता लेकर गए, रामचरित मानस लेकर गए, तो अपनी कृतियाँ लेकर गए, और वहाँ पर अपनी पहचान को बनाए रखने का प्रयास किया। इतना तक कि वो जो दक्षिण भारत से गए, तमिल और केरल के लोग गए, वो अपना स्पाइसी मसाले भी लेकर गए, मसाले की खुशबू भी लेकर अन्य गए, अपने ईश्वर भगवान और मूर्तियों को लेकर भी गए। उन्होंने बाकी क्षेत्रों में अपनी मस्जिदें भी बनाई और अपनी मंदिरें भी बनाई, तो अपनी संस्कृति को परिरक्षित रखने की भरपूर कोशिश की।
ये होता क्या था कि देखो वो 5 या 10 ईयर्स के लिए जाते, तो भेजे जाते थे 5 या 10 वर्षों के लिए, लेकिन अब उनका 10 वर्ष का करार पूरा हो गया। यहाँ से वैसे भी इंडिया में तो उनके पास कुछ नहीं था, तभी तो मजबूर हुए थे बाहर जाने के। अब जो भी उनका घर कहीं टूटा-फूटा था, वो और भी ध्वस्त हो चुका था। उनके जो भी बूढ़े माता-पिता थे, गुजर चुके थे, तो अब यहाँ पर उनको देश में उनके लिए कुछ था नहीं। तो उन्होंने कोशिश किया वहीं परमानेंट सेटल कर दिया। तो क्या करते थे कि एक्स इंडेंचर्ड जो रहते थे, साउथ अफ्रीका में गांधी ने उनके अधिकारों के लिए फाइट किया था। तो जब उन तरह से 10 वर्ष का उनका करार पत्र पूरा हो गया, तो अनुबंधित समय पूरा नहीं गया, तो हो जाते थे एक्स इंडेंचर्ड और उनका पोजीशन हो जाता था अवैध। तो अवैध प्रवासी की तरह वहाँ पर निवास करते थे, क्योंकि उनके पास दूसरा चारा नहीं था। वहाँ पर उन्होंने अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाने का प्रयास किया। जो सांस्कृतिक पहचान बना तो पाते थे, लेकिन तो दूसरी तरह की समस्या पैदा करते थे। क्योंकि वहाँ के जो देसी लोग थे, उनसे उनका एक प्रकार का तनाव हो जाता। कारण क्या है कि जो अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाना रखना चाहते थे, उनके बीच ये घुल मिल नहीं पाता। तो इनको एक फॉरेनर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यह चीज़ आपको सेटलमेंट पार्ट में होता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो रियली में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को एज ए ऑर्गेनिक को देखना पड़ेगा, हमें कहीं पर नजर रखना पड़ेगा, बाकी विषयों पर भी नजर रखनी पड़ेंगे और बाकी विषयों के बीच जो परस्पर अंतर संबंध है, उन अंतर संबंधों को भी देखना पड़ेगा। तो अगर इन सभी को अगर हम लेकर चलते हैं तो कवर कर सकते हैं। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको एक दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वर्ण मान का प्रचलन आ रहा है। आज देखते हो कि आज अगर भूमंडलीकरण में आप समझ सकते हो कि जब आप एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कायम करते हैं तो एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है। तो एक देश अगर अपना वाला मुद्रा, आप मान के चलिए कोई अगर रुपया देना चाहेगा, कोई लीरा देना चाहेगा, तो एक देश दूसरे देश की मुद्रा को स्वीकार नहीं करेगा, तब तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही ठप हो जाएगा। आप उसका सामान्य सा तरीका, वो भूमिका कौन निभाता है? डॉलर निभाता है। वो भूमिका निभाती है, वो डॉलर निभाती है। लेकिन उस समय डॉलर जैसी चीज कुछ शुरू, तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का संचालन कैसे, ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के संचालन के रूप में यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वह है राष्ट्रीय मुद्रा है, उसके कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड, इसको गोल्ड इंडेक्स करेंसी बोलते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड, इसको कहते थे स्वर्ण यानी गोल्ड इंडेक्स करेंसी। इसको आप गोल्ड इंडेक्स करेंसी का नाम इस करेंसी का मतलब देखते हैं इसको। तो गोल्ड इंडेक्स करेंसी में क्या होता है कि जैसे माना कि एक कंट्री या बी कंट्री, तो उसमें क्या होता था, इस पर आप लोग गौर करना कि जैसे इस कंट्री का अपना रुपये जिसमें रखा है डॉलर, इसका रुपया है डॉलर और इसका है पॉन्ड, ये डॉलर ये पॉन्ड, इन दोनों गोल्ड इंडेक्स है। गोल्ड इंडेक्स का मतलब यह है कि जितना इसके पास गोल्ड रिजर्व है, एक खास करेंसी को एक खास गोल्ड का एक मान बना देगा। जैसे एक डॉलर है, इसने बना दिया कि एक डॉलर 5 ग्रेन गोल्ड का होगा, ओके, और जितनी गोल्ड रिजर्व इसके पास होगी, रखना चाहेगा, उतने गोल्ड को यह 5 ग्रेन के हिसाब से डिवाइड करके उतना डॉलर छाप देगा। करेंसी तो रुपये, करेंसी तो पेपर हो, लेकिन प्रत्येक पेपर गोल्ड के एक खास मान को दिया। आज की तरह नहीं, एक छोटा सा रिजर्व रख दिया, उसी बेसिस पर करेंसी छाप दी, वो बात नहीं। उस समय आपको प्रत्येक डॉलर 5 ग्रेन गोल्ड का रखना है। तो अगर आपको माना कि 1 लाख डॉलर की करेंसी मार्केट में चलानी है, तो आपको 5 लाख ग्रेन भर का गोल्ड रिजर्व में रखना है। इसने अपना लोअर डिनोमिनेशन की करेंसी होती है, इसने बी कंट्री में अपने हायर डिनोमिनेशन की करेंसी होती है। तो बी कंट्री क्या करेंगे, यह जो बी कंट्री होगी, यह अपना, ये अगर जैसे डॉलर को इसने बनाया, तो बी कंट्री बनाएंगे, एक पाउंड को बना दिया, पाउंड वो 20 ग्रेन का बना दिया, इसने तय कर लिया कि मेरा एक पाउंड 20 ग्रेन का। तो अब इसके पास जितना गोल्ड, इसमें उतनी ही पाउंड ये इशू करेगा और प्रत्येक पाउंड 20 ग्रेन गोल्ड की गारंटी होगी, मतलब उससे कम। तो अब देखो, अब इन दोनों के बीच व्यापार इसलिए आसान हो जाएगा। अब ए और बी कंट्री व्यापार करेंगे तो गोल्ड का लेन देन होगा, करेंसी तो गोल्ड इंडेक्स। तो अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि माना कि अगर बी कंट्री में, जैसे दो कंट्री में व्यापार होगा, तो व्यापार संतुलन किसी एक के पक्ष में जाएगा। तो अगर वह व्यापार संतुलन बी कंट्री के पक्ष में आ गया और 1 लाख पाउंड इसने इससे ज़्यादा निर्यात कर दिया, इसकी आयात से 1 लाख पाउंड का निर्यात इससे ज़्यादा हुआ, तो अब इसे 1 लाख पाउंड देना पड़ेगा इसे। तो 1 लाख पाउंड वो कैसे देगा, तो मान निकालेगा कि 1 पाउंड का 20 ग्रेन है, इसको देना है डॉलर में, तो 1 डॉलर 5 ग्रेन का है। तो 1 लाख पाउंड की जगह, 1 लाख पाउंड की जगह, यह जैसे यहाँ पर 1 लाख पाउंड है, तो 1 लाख पाउंड मैंने 1 पाउंड मतलब कि 4 डॉलर। तो अब 1 लाख पाउंड की जगह वो 4 लाख डॉलर का देनदारी इसकी हो जाएगी ऑटोमेटिकली गोल्ड इंडेक्स के आधार पर। तो जब ये डॉलर तो बना हुआ है पेपर का, तो मतलब उसको क्या करना है कि अगर 1 लाख पाउंड है तो 20 ग्रेन के हिसाब से आप मानकर चलिए
तो 20 लाख ग्रेन हो गया, और अगर उसको डॉलर में कैलकुलेट करें तो 20 लाख ग्रेन का डॉलर में 4 लाख डॉलर होगा। मतलब कुल मिलाकर फिर मैं रिपीट करता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि 1 लाख पाउंड को अगर डॉलर के हिसाब से उपयोग करता है तो 4 लाख डॉलर होगा। तो 4 लाख डॉलर को प्रत्येक डॉलर 5 ग्रेन का है, तो 4 लाख डॉलर का मतलब हो गया 20 लाख ग्रेन। तो अब उतना गोल्ड तो पेपर डॉलर ट्रांसफर क्या करेगा, तो पेपर करेंसी उतना गोल्ड इसको ट्रांसफर कर देगा, और बदले में मार्केट से वो 4 लाख डॉलर रकम हटा लेगा, बाहर कर देगा। तो इतना उसे रखने का अधिकार है उसमें खरीदिए। गोल्ड कैसे जारी करेगा, इसके मार्केट में करेंसी कम हो गया, इसके मार्केट में करेंसी बढ़ गई, क्योंकि इसके पास और अधिक गोल्ड चला गया, इससे खिसक गया। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता था, परंतु गोल्ड इंडेक्स करेंसी का वो खतरा था कि जो अभी यूरोप में डॉलर का सॉरी वही यूरो की समस्या वहाँ पर आ गई, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है। जो मैंने आपको जो अध्ययन सामग्री दी है कि जहाँ हमारा साम्राज्यवाद वाला टॉपिक है, उसमें आप देखोगे हम सभी टॉपिक के साथ कुछ कुछ अंतर अनुशासनात्मक करके डाला गया है। उसमें मैंने एक सब टॉपिक बनाया हुआ अंतर अनुशासन, और उसमें हमने एक हेडिंग दिया हुआ कि स्वर्ण मानक के संचार में आया हुआ संकट, ऐसा करके कुछ हेडिंग है। अब देखिए संकट कैसे आ जाएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया इन दोनों का गोल्ड के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में गोल्ड स्टैंडर्ड काम कर रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन करेगा। और स्वर्ण मानक वाला अगर मैं उसमें संकट कैसे आएगा समझाने के लिए कहूँगी, एक बार मैं प्रयत्न करता हूँ, वहाँ भी मैंने उसको दे रखा है, तो आपको तो पता चल जाएगा। जैसे देखिए होता क्या था कि आज अगर दो कंट्री व्यापार करता है, ओके, तो एक कंट्री का अगर मान लीजिए सही कंट्री का प्रोडक्शन का लेवल एक तो नहीं है, किसी का ज़्यादा विकसित है, किसी का प्रोडक्टिव बेस, और किसी का कम विकसित है। तो जिसका ज़्यादा विकसित है तो उसे तो अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से उसके प्रोडक्ट सस्ते हैं और दूसरे का प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कभी दो देशों के बीच संतुलन होना मुश्किल है, क्योंकि एक की इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप होगी, एक की तकनीकी ज़्यादा डेवलप होगी, एक का कैपिटल बेस ज़्यादा डेवलप होगा, दूसरे का कम होगा। तो जिसका डेवलप होगा उसका प्रोडक्ट सस्ता होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो कमजोर देश होता है आर्थिक रूप से, वह अपने से ज़्यादा मजबूत देश के आर्थिक रूप से सबल देश से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाता है। उसके पास दो उपाय होते हैं। एक उपाय होता है कि उसकी वस्तु सस्ती है और वो आपके यहाँ पूरी वस्तुएं डंप कर देगी, तो आपकी खुद की इकोनॉमी चौपट हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो उत्पादक है उसके साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाएंगे। तो उसका एक तरीका होता है कि आपने उसके प्रोडक्ट पर पूंजी लगा दी, जब उसका प्रोडक्ट भी महंगा होगा और आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो आपका अपना होम मार्केट और आपका अपना होम इंडस्ट्री बचा है। एक ये उपाय। दूसरा उपाय है कि आप पूंजी लगाने के साथ एक दूसरा काम भी कर सकते हो, अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर सकते हो। तो अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दोगे तो उसका फायदा ये होगा कि आपका निर्यात महंगा हो जाएगा और आयात सस्ता हो जाएगा। ये आपको इकोनॉमी का एक रूल तो पता होगा कि जब करेंसी को डिवैल्यू करते हैं तो आपका निर्यात सस्ता होगा और आपका आयात महंगा हो जाता है। माना कि अगर एक डॉलर 50 रुपये के बराबर, तो आपका जो निर्यातक है, तो आपके निर्यातक ने अगर 1 लाख रुपये का निर्यात किया तो उसको 50 लाख मिला, गौर करना। और अगर आपका आयातक ने 1 लाख रुपये का आयात किया, इम्पोर्ट किया, तो उसको 50 लाख देना। अब इस स्थिति को थोड़ा बदल दिया। अब क्या हुआ कि रुपये का डिवैल्यूएशन करके आपने 1 डॉलर 60 रुपीज़ कर दिया। तो अब उसका फायदा क्या मिलना है कि आपका जो निर्यातक है वो 1 लाख डॉलर का निर्यात करेगा, तो आपके निर्यातक को मिलेगा 50 लाख, सॉरी अब 50 लाख की जगह मिलेगा 60 लाख। उसको फायदा हो गया क्योंकि आपने रुपये का डिवैल्यू कर दिया, तो अब 60 रुपया अगर 1 डॉलर का, 1 लाख डॉलर का निर्यात किया तो उसको 60 लाख रुपया मिला। और दूसरा बनता है, तो अब आयात में एक आयातक ने अगर 1 लाख डॉलर का पहले अगर आयात करता तो उसको 50 लाख का रेंज करना पड़ता था रुपये का, अब उसको 60 लाख रुपये का है, तो उसके लिए तो भारी पड़ जाएगा। अब माना कि अगर कोई चीज़ वो पहले लंदन से मंगाता तो उसको कहता था कि उसे 50 लाख में वो चीज़ हो जाती थी, 1 लाख डॉलर को देता तो 50 लाख में, और वही प्रोडक्ट उसको बॉम्बे में 55 लाख का मिलता। तो कौन लंदन से मंगाए कि बॉम्बे से मंगाए, क्योंकि राजभक्ति से प्रेरित होकर तो कोई इस प्रकार का आयात करता नहीं। स्वदेशी का कितना भी नारा दो, लेकिन अगर आपको पूंजीपति को फायदा विदेशी से, तो विदेशी व्यापार में ही रुचि लेगी। तो अब आपने जब उसको डिवैल्यू कर दिया करेंसी को, तो अब लंदन का प्रोडक्ट का कीमत हो गई 60 लाख, और आपके बॉम्बे का जो होम प्रोडक्शन है वो 55 लाख में मिल रहा है। पहले 50 लाख में अगर मिलता तब वो आयात कर लेता, अब चूंकि आपका होम वाला सस्ता हो गया आयात से, तो बॉम्बे से खरीदना पसंद करेगा, लंदन से खरीदना पसंद नहीं करेगा, बशर्ते क्वालिटी बने। सब आपका जो आयात होना था वो कम हो गया, क्योंकि आप होम मार्केट में ही वह खरीदना और बेचना ज़्यादा पसंद करेगा। तो होम मार्केट से खरीदेगा तो आपका अपना आयात कम हो गया, जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके फेवर में चला जाएगा। तो अभी आपके पास दो तरीका है, सब वो तरीका है क्योंकि आप करेंसी को डिवैल्यू नहीं कर सकते। और 19वीं सेंचुरी की इकोनॉमी थी उसमें मुक्त व्यापार का नारा दिया जाना था, तो दूसरे की वस्तु पर ज़्यादा पूंजी नहीं लगा सकते। उसमें समस्या क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आपने इसके साथ व्यापार किया, तो व्यापार किया तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी के फेवर में चला गया, तो नेचुरली एडजस्टमेंट होता रहता है। तो इसका मतलब अगर 1 लाख पाउंड का इसने ज़्यादा निर्यात किया था, तो बदले में ये 4 लाख डॉलर का देनदार है जो मैंने बताया, तो इसका मतलब है कि उसको 20 लाख ग्रेन गोल्ड निकल गया, तो उसको 4 लाख डॉलर की जो करेंसी है वो मार्केट में कम हो गई। अब 4 लाख डॉलर की करेंसी कम हो गई, तो जब आप आज जो काम आरबीआई का जैसे लिक्विडिटी को कंट्रोल करेगी तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो मूल्य कम होगा। तो वह काम ये पहले नेचुरली होता था, अब इसकी करेंसी निकल गई तो इसका डिमांड ऑटोमेटिक कम हो गया, और डिमांड कम हुआ तो मूल्य कम हो गया। अब मूल्य कम हुआ तो इसने यह कर दिया कि भाई हमारे यहाँ तो इतना डिमांड है नहीं, मूल्य हमारा कम हो गया है, तो मजदूरों की तनख्वाह को कम किया, तो मजदूर तनख्वाह को कम कर दिया, तो अब इसका प्रोडक्ट सस्ता हो गया। यहाँ से जो 4 लाख डॉलर गया 20 लाख गेन, तो 20 लाख गेन का इसमें 1 लाख पाउंड और अतिरिक्त करेंसी छाप, 1 लाख पाउंड की इसकी जो करेंसी छप गई, इसके मार्केट में और करेंसी का फ्लो ज़्यादा हो गया,
तो लिक्विडिटी ज़्यादा मार्केट में आई तो डिमांड ज़्यादा क्रिएट हुआ, तो डिमांड हायर द प्राइस, तो मूल्य महंगा हो गया, इसका प्रोडक्ट महंगा हो गया, इसका प्रोडक्ट सस्ता हो गया मंदी में। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्योंकि इसका प्रोडक्ट सस्ता है, तो अब बैलेंस ऑफ ट्रेड इससे निकल कर इसके तुलना में आ जाएगा कि इसका प्रोडक्ट सस्ता है और इधर का गुड सड़क तरफ इधर है। इसी प्रकार से ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है। लेकिन मैंने आपको बताया है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये स्थिति समाप्त हो गई, क्योंकि एक तो लेबर कॉन्शसनेस बढ़ गया, मजदूरों में जागृति आ गई, और रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो समाजवाद का प्रभाव आया। अब उसमें समस्या यह आ रही कि मजदूर अब मजदूर को तनख्वाह कम करने का चॉइस आपके पास है। अगर आप मजदूरों का तनख्वाह कम करोगे तो वो डाउन डाउन का नारा देते हुए सड़क पर आ जाएंगे, वो ईट स्टेट बजा देंगे। और कुछ समय तक चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मजदूरों को मताधिकार भी मिल गया, तो अब उनमें इतनी क्षमता है कि सरकार को गिरा सकती है। तो जब सरकार जब आ गई राजनीतिक हित और अर्थव्यवस्था, तो पहले वो तरजीह राजनीतिक हित को देंगे और पहला तरजीह अर्थव्यवस्था को देंगे। उन्होंने अपनी तरजीह किसी दी? राजनीतिक हित, अर्थव्यवस्था। उन्होंने देखा कि अब अगर हम मजदूरों का तनख्वाह जबरन कम करेंगे तो फिर मजदूर सरकार को ही गिरा देंगे। वो अब डर गए, इसलिए अब वह मजदूरों को तनख्वाह कम करने का दबाव नहीं दे सकते थे। और मजदूरों का तनख्वाह कम नहीं करोगे तो बेरोजगारी आपके यहाँ छाती चली जाएगी। तो अब आपकी मजबूरी हो गई कि आप गोल्ड स्टैंडर्ड से नाता तोड़ेगी। गोल्ड स्टैंडर्ड से आप नाता तोड़ेंगे तब आपकी करेंसी जब फॉरेन से स्वतंत्र हो जाएगी, तब आप करेंसी को डिवैल्यू करके, अवमूल्यन करके आप आयात निर्यात को आप निर्यात को बढ़ा सकते हो, आयात को कम कर सकते हो। इसीलिए ब्रिटेन पहला कंट्री था जिसने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया 1931 में, और फिर इस प्रकार से गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ने के बाद अब वह समस्या समाप्त हुई और फिर वो करेंसी को डिवैल्यू कर सकते थे। ये क्राइसिस के कारण ऐसा हुआ क्योंकि प्रजातंत्र के युग में गोल्ड स्टैंडर्ड चल नहीं सकता। तो ये मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैंने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के क्रम में इसको बता दिया ताकि आगे जो चर्चा हो तो मुझे अपने आपको और भी चीज़ें बता सकूँ। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वर्ण मान का पतन क्यों हुआ? क्योंकि स्वर्ण मान स्वतंत्र व्यापार की नीति पर आधारित फैसले हुआ, लोकतंत्र के अनुकूल नहीं था, प्रजातंत्र के धर्म में समिति के कल्याण का लेना नहीं दिया सकते थे। प्रभाव, आर्थिक प्रभाव तो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो जो अफ्रीका के विभाजन का है, एशिया का मानचित्र भी आप देखिए, जिसमें जो कॉलोनीज मैंने बताया कि ब्रिटेन में ईरान का एक भाग, भारत, सिंगापुर आदि, रूस, मंगोलिया, साइबेरिया, उत्तरी ईरान, जापान, कोरिया, मंचूरिया, हॉलैंड, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, वियतनाम, यहाँ पर उनका जो विस्तार हुआ इसे मैं आपको डील कर दूँगा। अब अमेरिकी नव साम्राज्यवाद आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो वह मैं आपको अमेरिकी नव साम्राज्यवाद बताऊँगा और तब यह डायग्राम समझाऊँगा, फिर आपका ये टॉपिक हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद इसी के साथ आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्रवेश कर जाएंगे। अब थोड़ा हम एक और पहलू पर आपका ध्यान इंगित करना चाहेंगे, वो है अमेरिकी नव उपनिवेशवाद, जिसको अमेरिकन न्यू इम्पीरियलिज्म या न्यू कॉलोनियलिज्म कह सकते हो। ये क्या है? यहाँ पर हमने आपको बताया कि देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की खासियत रही है कि दुनिया से विशेषकर पश्चिमी शक्तियों से अपने आप को अलग करने का प्रयास करता है। अब देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि मैंने पहला लाइन यहाँ पर दिया, पहली पंक्ति, तो अमेरिकी राष्ट्र के जिन में ही विस्तारवाद और साम्राज्यवाद अंतर्निहित है। मतलब एक तरह से अमेरिकी राष्ट्र के जिन में ही विस्तारवाद और साम्राज्यवाद अंतर्निहित है, मतलब वो पैदा ही हुआ था साम्राज्यवाद के साथ। क्योंकि आप याद करिए, जब यहाँ पर मैंने आपको अमेरिकी युद्ध के विषय में बताया, तो मैंने क्या बताया कि आप अब देखें कि जिस समय अमेरिकी उपनिवेश को स्वतंत्रता मिली थी, ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश, जिसमें उसकी संख्या मात्र 13, अब इसकी संख्या 50 रहती है। पहले वो 13 स्टेट्स के साथ अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैरियर शुरू हुआ था 13 स्टेट्स के साथ। टुडे इट हैज रीच्ड अप टू द स्टेटस ऑफ 50 स्टेट्स। हाउ वर इट पॉसिबल? ये कैसे संभव हुआ? तो संभव हुआ साम्राज्यवादी विस्तार के माध्यम से। उन्होंने नारा दिया मैनिफेस्ट डेस्टिनी, अपने भविष्य से साक्षात्कार करें, और भविष्य से साक्षात्कार करने के क्रम में वो पश्चिम की तरफ विस्तार करते थे। तो उसके जिन में ही विस्तारवाद और साम्राज्यवाद का तत्व शामिल है। लेकिन उनके साथ एक खासियत यह है कि अपने आप को साम्राज्यवादी दिखाना नहीं चाहते। मतलब आप यही समझें कि वो यही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भाई मैं दुनिया का पहला कॉलोनी हूँ, आप लोगों का बड़ा भाई हूँ। तृतीय विश्व के उपनिवेशों के लोगों के लिए वो संदेश देना चाहते, और कि भाई मैं भी तो एक उपनिवेश रहा हूँ, मैंने भी तो बड़ी जद्दोजहद से स्वतंत्रता हासिल की है, तो मैं तो वही हूँ जो आप। इस प्रकार से वो कोई ना कोई रूप में अपना एक विशेषता या अपनी पहचान को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि लेकिन प्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला उपनिवेश होने के नाते यह हमेशा उपनिवेशों को वास्तविक हमदर्द होने का दिखावा करता रहा। मतलब यह दिखावा करता रहा कि भाई हम आप ही की श्रेणी से आए। सबसे पहले इसने मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नारे के साथ पश्चिम को विस्तार किया। यहाँ का प्रकरण नहीं है, मैं आपको अमेरिकी युद्ध में बता चुका हूँ कैसे ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई। 1789 में उन्होंने एक संघीय ढांचे को अपनाया और फिर अपना नेशनल कैरियर आरंभ किया। तो उसके बाद उन्होंने पश्चिम की तरफ निरंतर विस्तार किया। अब ब्रिटिश का रूप उनके सामने था नहीं, तो उसने मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नारे के साथ पश्चिम को विस्तार किया। यह प्रक्रिया अलास्का, प्यूर्टो रिको और हवाई द्वीप आदि के अधिग्रहण तक जारी रही। यह प्रक्रिया जारी रही जब तक अलास्का, प्यूर्टो रिको और हवाई द्वीप आदि के अधिग्रहण तक जारी रही। तो उधर विस्तार संभव अब रहा नहीं। तो वो किधर, तो वो विस्तार कर रहे थे उस तरफ, मतलब आप तो अटलांटिक महासागर के इस तरफ, तो वैसे भी यूरोपीय मगरमच्छ पहले से ही बैठे हुए हैं। वहाँ तो अमेरिकी लोग आना भी नहीं चाहते। मूल्य सिद्धांत के आधार पर वो अमेरिकी लोग अपने से पश्चिम की तरफ, तो उनके पश्चिम जो थे वो तो प्रशांत की तरफ चला जाता था। तो अंत में चले आए अमेरिकी महाद्वीप के दूसरे छोर तक। अब वहाँ से शुरू होता है रूस की सीमा अलास्का। तो अब उधर विस्तार की गुंजाइश रही नहीं। तरफ वो कनाडा की तरफ बढ़ नहीं सकते थे।
अब उनको समस्या हुई, जो समस्या प्रत्येक औद्योगिक राष्ट्र को होती है, वह प्रथम प्रत्येक औद्योगिक राष्ट्र को समस्या होनी है। आप अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की पराकाष्ठा पर हैं तो आपको बाजार चाहिए। और आप जानते हो खासकर जब 1860 के बाद सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आरंभ हुआ, तो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लीडिंग कंट्री संयुक्त राज्य अमेरिका ही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका एक लीडिंग कंट्री के रूप में उभरा था। तो अब वहाँ पर समस्या संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने उपस्थित होनी चाहिए, क्योंकि अब अगर आप औद्योगिकरण में आगे हो तो आपको औद्योगिकरण के विस्तार के लिए अपने मजदूरों का तनख्वाह काटना पड़ रहा है, और मजदूरों का तनख्वाह काटोगे तो आपकी परचेजिंग पावर कम होगी, आपका स्वयं का बाजार सिकुड़ता चला जाएगा। और अगर स्वयं का बाजार सिकुड़ता चला गया तो दूसरा रास्ता है कि आप दूसरे के बाजार में हाथ डाल दो, और जब दूसरे के बाजार में हाथ डालते तो ऑटोमेटिकली आप साम्राज्यवाद की तरफ जाने के लिए विवश हो, क्योंकि आपका अपना होम मार्केट तो इतना कारगर है नहीं। तो आगे मैंने दिखाया कि जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अति उत्पादन की समस्या का सामना किया। अति उत्पादन की समस्या वही कि जिस समय आप श्रमिक का मूल्य उनको श्रमिक का तनख्वाह काटोगे, जो पूंजीवाद का लक्ष्य है, वो हमेशा श्रम का कंटेंट कम करके कैपिटल के कंटेंट को बढ़ाना चाहिए। का प्रधान लक्षण होता है वो श्रम के कंटेंट को कम करके पूंजी के कंटेंट को बढ़ाना चाहिए। तो अगर इस प्रकार की चीज़ वो करना चाहते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका स्वयं का होम मार्केट सिकुड़ता चला जाता है, और जब आपका होम मार्केट सिकुड़ता चला जाता है तो फिर आपके सामने समस्या आती है अति उत्पादन की, मतलब ओवर प्रोडक्शन की। आपने प्रोडक्शन ज़्यादा किया हुआ है और आपका मार्केट उतनी प्रोडक्शन को खपा नहीं सकता, तो आप साम्राज्यवाद की तरफ जाए। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की मजबूरी हो गई वो साम्राज्यवाद की तरफ जाए, लेकिन आप तो जानते हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आप को हमेशा एक मतलब यही सिद्ध करने का प्रयास करता है कि वी आर एक बड़ा ही पृथक राष्ट्र के रूप में हमेशा प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। अब वह यूरोपीय शक्तियों की तरह अपने आप को मगरमच्छ घोषित नहीं करना चाहता था। चाहिए बाजार की दूसरी तरह की बात है कि आपने वेजिटेरियनिज्म के पक्ष में काफ़ी कैंपेनिंग कर रखी है और नॉन वेजिटेरियन की काफ़ी खुली आलोचना कर रखी है, और आपके पास कोई स्कोप नहीं है क्योंकि आपने नॉन वेजिटेरियनिज्म के इतने अवगुण गिना चुके हैं, जगह जगह इतने उसके आदेश में आपने कुछ प्रचार कर दिया है, खुद वेजिटेरियनिज्म के मसीहा बन गए हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और फिर अचानक से चिकन की खुशबू आने के बाद आपके मन में बेचैनी होती है और आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स की तरफ आकर्षित होते हैं। तो अब आपको उसे खाने के लिए एक बड़ा बहाना चाहिए। वही बात यूएसए के साथ हुई। अब उन्हें कॉलोनी चाहिए। उनका एक नेवल ऑफिसर था, एक बहुत उनका नाम था करके था, यस महाने नेम था उसका। तो उसने एक लंबी चौड़ी योजना बनाई कि उनको प्रशांत क्षेत्र में कैसे विस्तार करना। अब धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशांत क्षेत्र की तरफ विस्तार करना चाह रहा है और नए क्षेत्रों पर कब्जा करना चाह रहा है। उसी क्रम में 1898 में 1898 उसने स्पेन के साथ एक युद्ध लड़ा। स्पेन की कॉलोनी प्रशांत क्षेत्र में थी, उसने प्रशांत क्षेत्र में स्पेन के संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़कर स्पेन को एक तरह से उसने दबाव डाला, उसको पराजित किया, और उससे क्यूबा का क्षेत्र जो उसमें स्पेन की कॉलोनी थी, तो उससे क्यूबा एवं फिलीपींस का क्षेत्र छीन लिया। क्यूबा वाली चीज़ स्पेशल नहीं थी क्योंकि वैसे भी लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों पर तो अपना वर्चस्व का दावा करता था, तो क्यूबा तो लैटिन अमेरिका में था, लेकिन जो फिलीपींस था वो तो एशिया में था और साउथ ईस्ट एशिया में था, प्रशांत क्षेत्र में। तो फिलीपींस पर कब्जा किया और फिलीपींस